गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हैप्पी गणपति उत्सव। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है क्या ह्यूमन माइंड क्यों इतना मिस्टीरियस है? उनको समझना बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड लोग बोलते नहीं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते। अरे लड़की लोगों को मन पूछना तो बहुत ही मुश्किल है। सेपरेटली अपोजिट पार्टनर भी ऐसे ही बोलती है। और सेकेंड मैटर है, कभी कभी हम सोचने के लिए बैठते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझो अभी मुंबई में हूँ, मेरा लाइव पॉडकास्ट चल रही, बट मेरा माइंड पता नहीं क्यों स्विट्जरलैंड चले गए, अमेरिका चले गए, नाइजीरिया चले गए। कहाँ स्टार्ट कहाँ खत्म पता ही नहीं चलता है हमें। थर्ड, क्या सचमुच हम खुद को खुद प्यार करते हैं? इज इट ट्रू? कितना प्यार करते हैं हमें खुद को? ये तीन सवाल मुझे बहुत परेशान कर रही है आजकल। तो होप दैट ये सवाल आपके मन में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी का ना किसी को भी। तो आज मैं जिनको लेकर पॉडकास्ट करने के लिए जा रही हूँ, वो तो एक जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है पूरा इंडिया में। साथ ही साथ उन्होंने ग्राफोलॉजिस्ट है, ग्राफोथेरेपिस्ट है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, सीबीटी थेरेपिस्ट है, ड्राइंग एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस भी है, और उन्होंने एक प्री मैरिटल काउंसलर भी है। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ, संप्रीति मैम, शी इज नन ऑफ संप्रीति मैम। तो संप्रीति मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे जितना भी पता है आपके बारे में, आप पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, फिर साइकोलॉजी बैकग्राउंड में आए। तो दोनों कॉम्प्लीटली डिफरेंट हुए। आपका कैसे जर्नी चालू हुआ कॉर्पोरेट से साइकोलॉजी बैकग्राउंड में मूवमेंट होने का जर्नी? आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू गोपा मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। और आपके जो मन में सवाल है, मैं उस प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगी इस पॉडकास्ट में। बाय एंड आपको 3 सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। हाँ, ये आपने सही कहा कि मैंने अपने शुरुआती करियर कॉर्पोरेट से की। मैंने करीब 13-14 साल कॉर्पोरेट में काम किया। उसके बाद मुझे हमेशा से ही एक साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, इनके पर्सनालिटी, जो कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमेशा से मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मैं बहुत पैशनेट थी इसके बारे में जानने के लिए। तो फिर मैंने साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने मास्टर्स किए, मैंने बहुत सारे अदर कोर्सेज भी किए। और मैं पिछले 10 साल से साइकोलॉजी एज अ काउंसलर जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने सुना है, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, जो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड में आते हैं वो ऑल आर ब्लेस्ड। तो यू आर ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, गॉड, जो भी बोलिए। तो आई एम वेरी लकी जो मैं आपको लेकर पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो मुझे यस मैम, या आगे यस। बहुत ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगा आपकी। मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजी हमें कितना हेल्प करता है हमारे माइंड मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। मेंटल हेल्थ मैम बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने सही कहा, साइकोलॉजी पढ़ना वाकई में एक ब्लेसिंग है। आप भी मास्टर्स कर रहे हो साइकोलॉजी में, आप एक टीचर हो, उसके साथ साथ आप स्पेशल एजुकेटर भी हो। आपका सेंटर है पालगढ़ महाराष्ट्र में, जहाँ पर मैंने सुना है आप ऑटिस्टिक बच्चे और एडीएचडी बच्चे को भी ट्रेनिंग देते हैं। इनका बहुत पेशेंस, स्किल्स का भी जरूरत होता है। साइकोलॉजी एक्चुअली पेशेंस, स्किल्स बहुत जरूरत होता है इन सब में। यू आर करेक्ट मैम। जब मैंने इंटर्नशिप किया हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तभी इन बच्चों को मुझे देखकर लगा पालघर में इन बच्चे के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर करना चाहिए जो पालघर में नहीं है। तो मैंने फर्स्ट पालघर में ट्रेनिंग सेंटर बच्चे के लिए चालू किया, और मुझे इन फ्यूचर मेरा माइंड में चल रहा है इसको मैं स्कूल तक कैसे लेके जाऊँ। जो बच्चा मैं देखती हूँ जो स्पेशल बच्चा है ना, थोड़ा नॉर्मल लेवल पे तक है, माइल्ड लेवल पे आप बोल सकते हो जिनको,
वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और उनका प्रॉपर वे में उतना ट्रेनिंग नहीं मिलता जो आगे जाकर एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और जो सीबीआई लेवल तक है वो तो बहुत ही उनका तकलीफ होती है। तो वो देख बिल्कुल कर मेरा माइंड का सॉफ्ट कॉर्नर में टचिंग हुई तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। बाय ब्लेसिंग माय गॉड मैंने स्टार्ट करके दिया, आगे देखते हो फॉर बेस्ट। तो मैम मेरा एक सवाल है ये लेके, मोस्टली तो जेनेटिक में होते लेकिन दिखाई जाते नहीं, ऑल आर जेनेटिक स्टूडेंट्स नहीं है जो सीबी स्पेशल चाइल्ड बॉर्न होती जेनेटिक नहीं है, बाय बॉर्न वो लोग ऐसे हैं। तो व्हाट इज द रूट कॉज, आपको क्या ख्याल लगता है इसका रूट कॉज कैसे, अगर हम रूट कॉज पकड़ लेंगे तो हमें ट्रीटमेंट करने में इजी पड़ जाता है और हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है जल्द, आई बिलीव। तो इसके तो व्हाट इज द बहुत सारे हाँ रूट कॉजेस है। एक तो आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी, एक हो गया जेनेटिक प्रॉब्लम, एक हो गया बर्थ के टाइम अगर कोई ट्रॉमा हुआ, जैसे कि बच्चा लेट से क्राई कर रोता है। देन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोल्यूशन। देन आपका अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट मदर अगर वो अल्कोहल या सिगरेट का सेवन करे, इससे भी होता है। लेकिन एक मुख्य कारण है जो बहुत बहुत मेजॉरिटी आई विल से कि नहीं जानते हैं, वो है आपका इमोशनल कॉजेस। ये इमोशनल कॉजेस एक्चुअली अफेक्ट्स अ लॉट हमारे प्रेगनेंसी के दौरान। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे थे कि पहले से कितना बढ़ गया है स्पेशल चाइल्ड, पहले उतना नहीं था। ये एक साइलेंट हिडन पैंडमिक की तरह पिछले अगले कई सालों में ये आने वाला है। और इसका मेन कारण तो होगा डेफिनेटली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन इससे हमारा क्या इफेक्ट होता है, हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम इसीलिए काफी इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड देखने को मिलता है। इसी कारण हम लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और अदर डिसऑर्डर्स, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन काफी ज्यादा हो रहा है। ये मेनली हमारे इमोशनल कॉजेस से ही प्रोबेबल चांसेस है। और एक बात है कि नॉट ओनली हमारे दिस मेंटल डिसऑर्डर, ऑल्सो फिजिकल इलनेस, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ये सब अगर अगर इमोशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो, हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है। मैम मैं बताना चाहूंगी इस पर एक हम जरूर एक दूसरा पॉडकास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक इतने मतलब छोटे टाइम में इतना कुछ हम कवर कर नहीं सकते हैं। लेकिन इमोशन और इमोशन से हमारे भावनाओं से जुड़ी क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में हम जरूर एक दिन विस्तार में जरूर बात कर सकते हैं। श्योर मैम, श्योर मैम, आप जैसे जब भी बोल रहे हो मेरा मन में तब तक बहुत ज्यादा सवाल आ गए हैं। माइंड को हम कंट्रोल भी बिल्कुल नहीं कर सकते, हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे है फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकती, जो आम पीपल है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसके एक्चुअली अगर हम मन के गहराई तक जाए तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम देखते हैं। आप जैसे बोल रहे कॉन्शियस माइंड में तो कोई बच्चा लाइक एडीएचडी एग्रेसिव है वो तो हम देख रहे हैं, या अक्सर ऐसे नॉर्मल बच्चे भी आजकल एग्रेसिव होते हैं। लेकिन हमारे अगर अवचेतन मन में जाया जाए उसमें क्या रखा है, उसमें क्या कोई नफरत जमा हुआ है बहुत सालों से, तो इस सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग या कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं कि ये दो तीन तरीके से या टेक्निक से हम जाते हैं। जैसे ड्राइंग एनालिसिस से, हैंडराइटिंग एनालिसिस से, इवन ड्रीम एनालिसिस से। मैं एक केस स्टडी, छोटा सा एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर, उनका काफी अपने कंट्रोल माइंड के ऊपर कंट्रोल था। जैसे आप बोल रहे हैं हम साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी हमारा कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है,
तो उनका काफी हद तक माइंड पर कंट्रोल था, और मेडिटेशन वगैरह काफी करते थे। तो उनका एक बार हुआ कि उनका अलमारी की चाबी कहीं वो मिसप्लेस हो गया, उनको याद नहीं आ रहा था, उनको ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने ड्रीम एनालिसिस से, अपने ड्रीम से उनको पता चला कि कहाँ पर वो चाबी उन्होंने रखा था। तो दिस इज कंट्रोल ओवर आवर माइंड, जिससे हमारा कंट्रोल ओवर बॉडी भी हो सकता है। उसी तरह अगर ड्राइंग एनालिसिस करें, हैंडराइटिंग एनालिसिस करें, तो हमारा जो इम्बैलेंस है, स्टेट ऑफ माइंड का इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। ग्राफोथेरेपी से हम थॉट बैलेंसिंग कर सकते हैं। और ड्राइंग एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए तो ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक छोटा सा केस स्टडी, आई रिमेम्बर एक स्कूल स्टूडेंट था, उसको मैंने ड्राइंग के लिए बोला था, तो उसके ड्राइंग से ये इंटरप्रेट हुआ कि उसके पापा उतना फैमिली पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली काउंसलिंग सेशंस चालू किए, कि पता चला कि उसके पापा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको लगा था कि मेरे पापा उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। बाद में काउंसलिंग के दौरान पता चला कि उसके पापा क्वालिटी टाइम नहीं देते बच्चों के साथ। तो इस तरीके से छोटे छोटे टेक्निक से, छोटे छोटे एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आपने कहा कि हम अभी यहाँ प्रेजेंटली पॉडकास्ट में कर रहे, पता नहीं मे बी जस्ट माइक्रो सेकेंड्स में हम स्विट्जरलैंड अमेरिका पहुंच जाते हैं। वो माइंड पर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम टेक्निक्स एनालिसिस तीन चार मेथड से कर सकते हैं। That means मैम you want to say जे हैंडराइटिंग से ड्रीम से और ड्राइंग से आप सिर्फ एनालिसिस भी नहीं करते हो, आप सॉल्व आउट भी करते हो, ट्रीटमेंट देती हो। बिल्कुल। वाह, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सपना तो हम कोई सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, कोई खुले आंखों में देखते हैं, कोई आंख बंद करके देखते हैं। ड्राइंग और हैंडराइटिंग सबको करते ही है, और स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से ड्राइंग और हैंडराइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते सॉल्व आउट हो जाते। क्योंकि आपको अगर बोलते हैं जो आप थोड़ा 1 आवर पढ़ाई करने के बाद, आपकी डेली का एवरीडे होमवर्क करने के बाद आप 1 घंटा टाइम दो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी आजकल के दिन में जो बच्चे हैं उनका जो टाइमिंग शेड्यूल है, तो टाइम निकलना थोड़ा हार्ड रह जाएगा, क्योंकि उनको ट्यूशन जाने का है, स्कूल जाने का, स्कूल का होमवर्क करने का, ट्यूशन का होमवर्क करने का, उसके बाद रह गए उनकी मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन मैम आज के जमाने में तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैम ऑनेस्टली आई वांट टू से वन थिंग, जैसे आजकल के दिन में मुझे थोड़े दिन से सर डर लगने लगा न्यूज चैनल ओपन करते हुए और मोबाइल की सोशल मीडिया ओपन करते हुए। मोबाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाओ ना खाओ रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट मोबाइल यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट गो थ्रू द वन डे। तो जैसे वो ओपन करो देखते हो एक सुसाइड केस, नहीं तो सेकंड रेप केस। वहाँ कुछ भी एज लिमिटेशन नहीं है, कौन सा उम्र की है, क्या है, बॉय है गर्ल है, कुछ भी नहीं। ये ये भी एक पेंडेमिक जैसा ले रही। गवर्नमेंट तो पनिशमेंट दे रही, गवर्नमेंट स्टेप उठा रही, फिर भी इंसान ऐसा कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कुछ मेंटल हेल्थ उनको डिस्टरबेंस डिसऑर्डर, इसका डेफिनेटली, कुछ पास है। डेफिनेटली मैम। ये आपने जो टॉपिक के बारे में बोला, वो तो एकदम उभरता हुआ, उबलता हुआ टॉपिक है। अ, तो मेरे अनुसार पहला रीजन तो फैमिली और होम एनवायरनमेंट। अब देखा जाता है कि फैमिली ब्रेकअप, फैमिली में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पेरेंट्स का अननेसेसरी बच्चों के ऊपर प्रेशर, टाइम नहीं देना, ये सब तो कॉमन
हो गया है, तो अब सोचिए इस बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका जो होता है एक स्टेट ऑफ माइंड में हमारा इफेक्ट होता है, एक टीनेजर्स बोलिए, ये बच्चा बोलिए, तो यहाँ इसमें जो एक इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में कन्वर्ट होता है। तो अगर फैमिली में डिस्प्यूट, इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनली ठीक तरह से बैलेंस नहीं है, तो सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी तो नेगेटिव ही होगा। मैं अगेन एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आजकल हम सब बहुत माइक्रो लेवल पे सोचने लगे हैं, ब्रॉडर पिक्चर या स्थूल आकार में, माइक्रो लेवल में नहीं सोचते। और तो इससे क्या हो रहा है कि ब्रेकअप हो गया बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो सुसाइड कर लिया, रिजल्ट खराब हो गया तो सुसाइड कर लिया। तो मैं हमेशा जनरली अपने क्लाइंट्स को दिखाती हूँ विजुअल टेक्निक के द्वारा कि कैसे बड़े पिक्चर को, ब्रॉडर पिक्चर को कैसे देखा जाए। मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ अंत नहीं है, ये एंड नहीं है, इसके परे बहुत कुछ है, इसके बियॉन्ड काफी कुछ है जो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years क्या हो सकता है। तो गोल सेटिंग करते हैं, उनको अपना फ्यूचर, खुद अपना फ्यूचर देख सकते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो इससे नॉट ओनली हम माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, और ये जो लोनलीनेस, रिजिड स्टबर्न माइंडसेट जो होता है, ये भी काफी हद तक हम ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो? ओनली ड्रीम एनालिसिस, ड्राइंग एनालिसिस, या हैंड राइटिंग चेंज करके, या अदरवाइज और भी कुछ टेक्निक है? ये तो मेनली जैसे हमारे एनएलपी भी मास्टर हो आप, तो उसका भी इसके आप कम्युनिकेशन करके एक साथ सब काउंसलिंग करते ये हो? डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। किसी किसी का सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत अच्छा काम करता है। किसी किसी पर इवन कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है। स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैं बोलूंगी कलर थेरेपी स्पेशली बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। अगेन हैंड राइटिंग चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज करके भी, बैलेंस करके थॉट को बैलेंस कर सकते हैं, माइंड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले ये पॉइंट, सबसे पहले ही पॉइंट आपने बताया था, उससे जो मैंने डिजीजेस के बारे में जैसे मैंने बताया, जहां पर हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई बहुत से डिजीजेस है। जैसे एक एग्जांपल अगेन मैं अगर अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ कि माउथ अल्सर बहुत कॉमन है। काफी का आपने सुना होगा, विटामिन सी ले रहे, ऑइंटमेंट लगा रहे, हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर आ रहा है। छोटा सा इमोशनल, मैं कभी कभी ये टेक्निक करवाती हूँ। अगर सबकॉन्शियस माइंड में हेट्रेट बहुत सालों तक दबा हुआ है, मैं पूछती भी नहीं हूँ कभी कभी किसके ऊपर है, हस्बैंड के ऊपर है या इन लॉज के ऊपर है, मैं कभी कभी ये पूछती भी नहीं हूँ। मैं जस्ट बोलती हूँ आप लिख लो, एक पेपर में लिख डालो किसके ऊपर है, उसके बाद आप जस्ट फर फॉरगिव देम, धीरे धीरे फॉरगिव देम। इनफैक्ट मैं अपने एनएलपी टेक्निक से, अगर पास्ट ट्रॉमा अगर हुआ, चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट ट्रॉमा, उसको कैसे मिटा सकते हैं, वो भी मैं एनएलपी टेक्निक से कभी कभी करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो अगर हम फॉरगिव कर दे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हेट्रेट है, जिसके लिए भी हेट्रेट है, आप जस्ट मैजिक देखिए, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोल के देखो, वहां झांक के देखो, बहुत सारे सवालों का जवाब वहां आपको मिल जाएगा। बहुत लाइक क्लैरिफिकेशंस, ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस का खुलासा हो जाएगा। एंड ये बहुत इजीली होता है अगर हम
अपने माइंड पे अगर कंट्रोल कर सके या अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस कर सके ठीक तरह से। यू आर करेक्ट। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे बातों बातों में, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, बातों बातों में मुझे बोले, टीचर आप थोड़ा भूल जाती हो क्या? मैं बोली हाँ ना, मुझे भूलने का बीमारी है बहुत। तो फिर मैं एक दिन एक लेसन का टीचिंग कर रही थी, तो जिनका मोरल वैल्यू ये था, वी हैव टू स्टे प्रेजेंट मोमेंट। जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं, दैट इज आवर बेस्ट मोमेंट। जो वर्क हम कर रही प्रेजेंट मोमेंट पे, दैट इज आवर बेस्ट वर्क। जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, दैट इज अ बेस्ट पर्सन फॉर मी, दैट इज अ मोरल वैल्यू। तो लड़की ने, बच्ची ने सबके सामने उठ के बोले, टीचर आई एम वेरी सॉरी, आई मिसअंडरस्टैंड यू, क्योंकि आप हमेशा ही प्रेजेंट में रहती हो। वेरी उसकी वो छोटी सी बात मेरे लिए बहुत ऑनर है। वो उनका अंडरस्टैंडिंग देख के, इंसान को पहचान का देख के, उनको वो बात, वो स्टोरी पढ़ने के बाद कि टीचर मुझे भी समझ में आ गई है, आप छुपा रहे थे, मैं बोल दे आप छुपा रहे थे, आप मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, आप मुझे डांटा भी नहीं है, बट नाउ आई एम सॉरी। दैट इज, मैं भी कभी कभी खुद कोशिश करती हूँ प्रेजेंट में रहने के लिए। हाँ, प्रेजेंट में रहने से फ्यूचर तो अच्छा बन जाता है और हैप्पी भी हो जाती है। आप फिर अच्छे तरह से फिर देख भी पाओगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, बिकॉज अगेन हमारे पर वो कंट्रोल आ रहा है। कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, दैट इज Control द मेन। yourself, control your mind, then control your body, control your emotions, सब अपने आप एक के बाद फॉलो आप होते ऊपर रहेगा। इमोशन कंट्रोल कर दो, बस सब हो जाती है। और ये मैम हमारे आपके, सबकॉन्शियस माइंड से ही ज्यादातर पता चलता है। मैम आपके साथ बातें करते करते मुझे एक फीलिंग्स हो रही, क्या आपकी जो स्टडी है हैंड राइटिंग के ऊपर, ड्रीम एनालिसिस के ऊपर, ड्राइंग, हैंड राइटिंग और ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हम ग्रेजुअली बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत शायद इजी प्रोसेस में हम शायद इनको गाइड करके एक अच्छा जिंदगी दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, और इसको हम और भी ब्रॉडली थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड बनाए, जिसमें व्यूअर्स को पहचान आए, जाने जो हैंड राइटिंग और ड्राइंग और कलर थेरेपी तीनों कैसे हमारे डेली लाइफ के ऊपर, डे टू डे की लाइफ के ऊपर इफेक्ट फैल रहे, और हम इसको सही करके और भी एक अच्छा जिंदगी मिल सकते हैं, और भी एक गुड बेटर लाइफस्टाइल हमें मिल सकती है। वेरी ट्रू मैम, बिकॉज ये कुछ कुछ आपने बोला सुनने में बहुत इजी है। हाँ, फॉलो अगर ठीक से प्रैक्टिस किया जाए ये बहुत सिंपल हो सकता है, एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मैम आज की पॉडकास्ट हम इधर फिनिश करते हैं, आप अगर परमिशन देती हो, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम तैयारी भी लेते हैं। श्योर मैम, काफी सारे टॉपिक्स जो हम सब व्यूअर्स के साथ और भी शेयर करना चाहते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, देन और भी जो जो और कितने सारे डिटेल्स में, आज तो हम लोग जस्ट वी हैव जस्ट टच्ड अपॉन डिटेल्स में हम लोग और भी शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक फायदा मिले। फायदा, राइट। मुझे तो आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है एवरीडे हम एक एक पॉडकास्ट निकाले, तो हमारे व्यूअर्स जो भी रहेगा, हमारी फ्रेंड्स सर्कल जो भी है, हमारी स्टूडेंट्स भी है जो, उनको और भी हेल्पफुल हो जाए, वो प्रैक्टिस करे। अगर उनको कुछ दिक्कत आए तो हम फोन नंबर भी दे देते, तो हमें फोन करके कांटेक्ट भी करे, उनको हम गाइड कर देंगे। आप क्या बोलते हैं मैम? बिल्कुल, एकदम एकदम, बिकॉज ये भी एक अवेयरनेस है मैम। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर धीरे धीरे एक पैंडेमिक की तरह, साइलेंट हिडन पैंडेमिक की तरह अगले कुछ सालों में आने वाला है। तो अगर हम इतना इसका अवेयरनेस और भी बढ़ा सके पेरेंट्स में,
टीनेजर्स में, तो बहुत ये हेल्पफुल होगा सबके लिए, होल सोसाइटी के लिए। ऑफ कोर्स मैम, अगर हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है, हमके भगवान ने हमें चुना है और इतना ब्लेसिंग देकर हमें भेजा है, तो ये अवेयरनेस का जो स्टेप शायद हमें उठाना पड़े, ले लेते हैं। हमारे ही बच्चे हैं सब, हमारी फैमिली मेंबर्स है, हमारी दोस्त है। बिकॉज आजकल के टीनेजर्स तो फ्यूचर सिटीजन्स है, हम लोग को एक दिन डिपेंड करना पड़ेगा उन पर। तो अगर इफ दे डोंट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो फिर एज ओवरऑल अ फ्यूचर सिटीजन्स, फ्यूचर, तो whole society will get affected. So awareness is very important. दैट डे आई विल एक्सपीरियंस माय 2 days पहले मैं एक ट्राइबल एरिया में गई थी, वहाँ की एक्सपीरियंस आई विल शेयर यू। Sure, वेरी डेंजर। sure, ma'am. वहाँ छोटे से छोटे बच्चे दे आर एडिक्टेड बाय जुआ। यू कैन इमेजिन। जब मैं पूछी उनकी पेरेंट्स को नहीं पूछी, उन बच्चे को पूछी, आपकी पेरेंट्स अवार्ड है? हाँ, ये तो हमारी कल्चर है, रिचुअल्स है। ऐसा। अवेयरनेस बहुतों को नहीं है, which is true. चलो मैम, आज के लिए हम इधर ही फिनिश करते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू होते ही जाएगा। Thank बाय, you so गुड नाइट। much, मैम। बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, आपसे डिस्कस करने के बाद। एंड यस, हमारे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए और भी टॉपिक हम लाते रहेंगे। मुझे तो अभी बहुत सारा टॉपिक माइंड में आ गए, मैं अभी नोट डाउन करने के लिए बैठूंगी आपके साथ। मैं कोशिश करूंगी विद 2 और 3 पॉडकास्ट हम अगर ओपन कर सकते एवरी वीक, दैट विल बी बेटर फॉर आवर व्यूअर्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। बाय।